हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की वीडियो है CHE05 यूनिट नंबर 1 बॉन्डिंग, फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाई जाने वाली बॉन्डिंग, उनसे रिगार्डिंग फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बॉन्डिंग क्या चीज़ है। हमें पता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये रिलेशनशिप क्रिएट करती है किस किस के बीच में, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, वेरियस मॉलिक्यूल्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उन मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है और उनमें होने वाली रिएक्शंस, इन सभी में रिलेशनशिप क्रिएट करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें ये स्टडी की जाती है। तो उसके बाद जब हम शेप्स की बात करते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन। और इन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के पाए जाने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनसे वेरियस फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, उनको क्लासीफाई किया जाता है। उस क्लासिफिकेशन का फिर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं कि उस किस क्लास में रूल्स के अकॉर्डिंग क्या नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मीन्स यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कौन सी बॉन्डिंग, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। ये कब कैसे बनती है हम लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। ये कैसे बनती है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो शेयरिंग होती है, जब भी शेयरिंग होती है तब उसमें क्या हो जाता है, शेयर किसकी होती है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है न्यूक्लियाइज में। दो एटम्स के जो न्यूक्लियाइज है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। और हमें पता है कि इनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं। फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्सेस किसमें ऑपरेट होती हैं? जो एटम, दो एटम सपोज यहाँ पे बॉन्डिंग बना रहे हैं, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के न्यूक्लियाई के बीच में होने वाली जो फोर्स ऑपरेट करती है, उससे ये कोवलेंट बॉन्डिंग ऑपरेट करती है फोर्सेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और जब ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है। जितनी एनर्जी रिलीज होती है, अगर उस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना हो तो उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तब एनर्जी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर हमें उसे बॉन्ड को तोड़ना है तो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं तो उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेकअप। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो इट इज वेरी इजी। आगे आपके लिए कुछ बॉन्ड एनर्जी आपने कहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा बॉन्ड एनर्जी। अब मैं बात कर रही हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको इसको याद नहीं करना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी इन सभी जो वेरियस एनर्जीज हैं उनका सम अप होती है, मतलब कि एवरेज वैल्यू होती है किसी भी बॉन्ड के लिए। मतलब कि जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को बनने के बाद उस बॉन्ड को स्पेसिफाई वैल्यू में आने के लिए कितनी बॉन्ड एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेफिनेशन है बॉन्ड एनर्जी के लिए, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड। मीन्स ये जो वेरियस एनर्जीज हैं इन किलो जूल पर मोल, उन एनर्जी का सम अप मीन्स की एवरेज वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इजीली समझ जाएंगे जब एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन में आपको पता है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये जो बॉन्ड है, अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की बात करें, मतलब कि हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, तो कैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है? जैसे यहाँ पे एक सपोज कीजिए, ये सारे जो हाइड्रोजन, ये तो आइडेंटिकल है। सपोज कीजिए सबसे पहले मैं ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक करने वाली हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक करने वाली हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक किसके पास। उसके बाद इसमें कितने बच जाएंगे? CH3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन चला गया।
उसके बाद सिमिलरली फिर एक हाइड्रोजन जाएगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन क्या बनेगा, CH2 विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सपोज ये वाला कर दिया, फिर H एंड CH बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 1 2 3। उसके बाद एक ये हाइड्रोजन है, अब ये फिर से डोनेट करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन को मतलब एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी 427 किलो जूल पर मोल चाहिए थी, फिर उसके बाद 460, फिर 435, 339, ऐसे मतलब ये एनर्जी। लेकिन अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें वो क्या होगी, इन सभी एनर्जी का सम, मतलब इन सभी एनर्जी का मीन एवरेज वैल्यू ये जो आएगी ये क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। तो आप इसके बाद जो ये मैंने समझाया है कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में डिफरेंस, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, क्योंकि अभी तक हमने बॉन्डिंग पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो बॉन्डिंग है और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अभी शेप की बात करते हैं तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ हम पढ़ते हैं, हमें पता है क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देती हूँ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। अगर दो एटम कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, सपोज एक एटम ए है दूसरा एटम बी, इनके पास यहाँ पे क्या पड़ा है, न्यूक्लियस। इन दोनों के न्यूक्लियस के बिटवीन जितना डिस्टेंस है इट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस, दिस इज आर ए, और ये क्या है, आर बी। इन दोनों का सम अप करेंगे, आर ए प्लस आर बी, इट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्ट करेगी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं बॉन्ड एंगल क्या है। कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड पाए जाने वाला एंगल कितने एंगल के साथ वो सिचुएटेड है, इट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। एंगल बिटवीन एटम्स फॉर्मिंग बॉन्ड टू द सेम एटम। एक ही मॉलिक्यूल में सेम एटम के साथ बनाया जाने वाला एंगल, कितने एंगल के साथ वो सिचुएटेड है, प्लेसमेंट है उसकी, उसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल। अब बात करते हैं फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक था। जो बॉन्ड एंगल है, जैसे कि हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। जो सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, जब डबल बॉन्ड आएगा उसका डिस्टेंस उससे भी कम, और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। मीन्स बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मल्टीपल बॉन्ड। जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती जाएगी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती जाएगी। और एक चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है कार्बन। ये तो है देखो आइडेंटिकल है कार्बन कार्बन, अगर कार्बन के साथ कोई और एटम हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उनके साइज पे। अगर कार्बन के साथ अदर देन कार्बन कोई एटम अटैच है तो उसके साइज से डिसाइड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ। जैसे कि यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, उसके बाद कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, इसका और इसके साइज में डिफरेंस है, इसका साइज कम इसका बड़ा, और ये साइज बड़ा है तो इसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का साइज तो और भी बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ और इंक्रीज कर जाएगी। ये क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि ये साइज में बड़े हैं। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इसकी वजह से कि ये जो साइज बढ़ने के साथ साथ इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, कार्बन एंड आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब कि जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब कि वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम कैसे इसका फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। एक थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि अगर दो कार्बन एटम है, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन किसी चार चीज़ों के साथ, चार एटम के साथ वो बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन देखिए 1 2 3 4, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये स्टेबल मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया है। इसमें देखिए अगर इसकी नॉमेनक्लेचर करनी हो, इसमें कार्बन 2 है, हम 10th क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। कार्बन यहाँ पे 2 है, 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, इथ। और क्योंकि इसमें बॉन्ड सिंगल है, तो इस कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल है, तो इसमें क्या आ गया इसका एन,
तो यहाँ पे सफिक्स क्या लग गया, एन, तो क्या नाम आ गया, इथेन, इथेन। यहाँ पे देखिए कार्बन, 2 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, तो इसकी वैलेंसी चेक करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करें, 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। तो अब हम इसका करेंगे नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग, इसमें 2 कार्बन है तो नाम आएगा इथ, और इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, इन, इथीन या फिर इथाइलिन। इथाइल ग्रुप है तो इसलिए इसका नाम इथाइल, एंड डबल बॉन्ड होने की वजह से इन नाम पड़ गया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में इथ तो होगा ही, इथ, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, आइन, इथाइन, या फिर इसका दूसरा नाम है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, इथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन। उसके बाद कंडेंस्ड फॉर्मूले पे आते हैं। ये क्योंकि जब हम ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं उससे स्पेस डिस्टर्ब होती है, मतलब कि स्पेस ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए बनाया गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। जैसे कि नाम से ही पता चलेगा, कंडेंस किया गया है, इन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंडेंस किया गया है ताकि टाइम और स्पेस दोनों बचे। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास इथाइल क्लोराइड है, इसको हम यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। कंडेंस्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, बॉन्ड की बजाय हम डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो इस कार्बन के साथ हम क्या लिखेंगे, CH कितने हैं, 3। उसके बाद आ जाएगा सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, H1 2, तो H2, उसके बाद इसके साथ क्या है, Cl, तो इसका नाम क्या, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CH3 CH2Cl। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कार्बन कितने हैं, इसमें 1 2, इसमें भी 1 2, मतलब नंबर ठीक है। और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक क्लोरीन है, क्लोरीन, इसका मतलब आपने जो लिखा है वो सही है। उसके बाद एसीटोन की बात करें, एसीटोन को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन सिमिलर वही ऐसे लिखेंगे, C, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, H3 लिख दिया। उसके बाद CO डबल बॉन्ड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, CO, उसके बाद CH3, ये 1 2 3, CH3 CO CH3, ये हो गए इसके कंडेंस्ड फॉर्मूला। ऐसे ही एक रूल आप याद रखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए सारी यूनिट्स जो हैं वो सेम नहीं है, सारी डिफरेंट यूनिट्स हैं। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH2Cl था, यहाँ पे CH3 था, फिर सेंटर में आ गया CO, उसके बाद फिर से CH3। लेकिन अगर इनमें सेम यूनिट्स बार बार रिपीट होती हो तो हमें बार बार नहीं लिखना है, हमें उसको ब्रैकेट्स में लिखना है, एनक्लोज करेंगे ब्रैकेट्स में, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या है, हेक्सेन पड़ गया। इसका अगर हम कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये क्या है, CH3, उसके बाद ये CH2, आगे फिर CH2, फिर CH2, कितनी बार सेम यूनिट रिपीट हो रही है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स, यहाँ से देखिए यहाँ तक ये रिपीट हो रही है यूनिट, तो मैं क्या लिखूंगी, CH2 4 टाइम्स। इसका मतलब है CH3 के बाद जो CH2 यूनिट है वो 4 टाइम रिपीट हो रही है, और यहाँ इसके बाद क्या है, CH3, तो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया CH3। इसका मतलब अगर सेम यूनिट बार बार रिपीट होती है तो हमें उसको ब्रैकेट्स में लिखना होगा, उसमें जितनी बार वो रिपीट हो रही है उसमें हम उसका नीचे नंबर लिख देंगे। अगर ये था सभी सिंगल बॉन्ड्स के लिए, लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हो फिर क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो हम उसको बॉन्ड को डिसअपियर नहीं करेंगे, हम उस बॉन्ड को हमें दिखाना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे इथाइलिन है, यहाँ पे इसके साथ CH2 थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो CH2 ऐसे ही लिख दिया, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसको हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद CH2। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में भी C और H के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नहीं दिखाया गया, उसको CH एज इट इज लिख दिया, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स हो, सपोज ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सिंगल लाइंस, अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो तो हम उससे लाइन स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे, या फिर उसको बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर, उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे, और जो लाइन हमेशा बनेगी वो कार्बन और कार्बन के बीच में ही बनेगी, मतलब स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाने कैसे यूज किया जाता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम पेंटेन है विद सिंगल बॉन्ड्स, तो हम इस कार्बन से अगर स्टार्ट करें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1, यहाँ पे क्या होगा कार्बन,
मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कार्बन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन को सिग्निफाई नहीं किया गया, सिर्फ कार्बन को यहाँ पे हम दिखाएंगे। यहाँ पे एक कार्बन, उसके बाद दूसरा कार्बन, यहाँ पे थर्ड कार्बन, 4 and 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, मतलब हम सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे जिससे ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे एक कार्बन है और उसके पास यहाँ पे कार्बन है तो 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 2 क्या होंगे वहां पे, हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन पे भी ये अगर कार्बन यहाँ पे है तो इसके 2 बॉन्ड विद कार्बन होंगे, तो 2 क्या, बाकी 2 बॉन्ड क्या होंगे, विद हाइड्रोजन। ये सारी अंडरस्टूड होंगे। दिस इज नोन एज कंडेंस्ड फॉर्मूला। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं और बाकी 2 बॉन्ड्स वो अदर कार्बन के साथ बना रहा है। सिमिलर सभी कार्बन्स के लिए ऐसे ही बॉन्ड, दिस इज नोन एज साइक्लो। यहाँ पे साइकिल बन रहा है, साइक्लो 1 2 3 4 5 6 हेक्स एंड सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम आ गया एन, साइक्लोहेक्सेन। तो इसके लिए मैंने बोला था कार्बन और हाइड्रोजन को हमें नहीं दिखाना होता है, तो हम इसमें क्या दिखाएंगे, सिंपल ये साइकिल दिखाएंगे, ये रिंग दिखाएंगे, 6 नंबर रिंग। उसके बाद यहाँ पे है 1 2 3 4 कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, जिसका नाम क्या होगा, 1 और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर कार्बन यहाँ पे पड़ा है किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट करा 1 पोजीशन, उसके बाद यह सेकंड पोजीशन है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी 1 पोजीशन 2 पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट लगा। उसके बाद थर्ड पोजीशन, यहाँ पे थर्ड कार्बन, उसके बाद ये आ गया फोर्थ कार्बन। ऐसे ही हम इसमें स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर 1 2 3 एंड 4, नंबर 1 पे ये कार्बन, उसके बाद अदर कार्बन जिसका सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद थर्ड पोजीशन, उसके बाद ये आ गया फोर्थ कार्बन, मतलब 1 2 3 4 कार्बन, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। उसके बाद ऐसे ही हम बेंजीन को दिखाएंगे। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन में हम कैसे दिखाएंगे, सिंगल ये कार्बन जो ये है, उसके बाद अगला, तो ये जो डबल बॉन्ड है हम जस्ट ऐसे डबल बॉन्ड बना देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज नोन एज बेंजीन रिंग। नेक्स्ट आपके बुक में क्वेश्चन है, राइट कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे देखिए सिंगल एक कार्बन है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दिया CH3। उसके बाद CH2 है, लिख दिया CH2। उसके बाद C के साथ 1 सिंगल H और ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप CH3, लिख दिया CH3। उसके बाद CH2, यहाँ पे लिख दिया CH2। उसके बाद CH है जो यहाँ पे मैं लिखूंगी CH, और उसके बाद CH3, उसके बाद CH एंड ऊपर क्या है CH3। उसके बाद लास्ट C1 2 3, यहाँ पे आ गया CH3। उसके बाद हमें, दिस इज पार्ट बी, यहाँ पे हम, यह रिंग बनी हुई है, हम इसे कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, यहाँ पे C और H2 है, CH2। उसके बाद यहाँ पे आएंगे CH2 है, उसके बाद नीचे CH2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये बॉन्ड ऐसे ही बना दिया, यहाँ पे CH और ये आ गया CH2 यहाँ पे। उसके बाद ये जो बॉन्ड है हमने यहाँ पे बनाया, उसके बाद CH, उसके बाद ये 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे लिख दिया, ये CH3 इस तरफ लिख दिया। तो आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑल्सो। आपकी बुक में जो टर्मिनल क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, अभी इसको क्वेश्चन है कि कंडेंस्ड फॉर्मूले में लिखना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इस वैल्यू, ये जो लाइन स्केलेटल फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हमें लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, CH3, उसके बाद ये जो कार्बन है उस पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया, तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। ऐसे आप इसकी वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी होगी खुद से। उसके बाद ये कार्बन CH2, उसके बाद ये कार्बन CH2, उसके बाद ये वाला कार्बन, इसके बाद एंड में इसमें देखिए जो ये कार्बन है यहाँ पे लिखा 1 2 3 मिथाइल ग्रुप्स, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप्स। अब आप चेक करेंगे इसकी वैलेंसी की कहीं हाइड्रोजन लगेगा या नहीं। 1 2 3 बॉन्ड, सारी वैलेंसी इसकी कंप्लीट है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा।
उसके बाद पार्ट बी में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप लगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद हम यहाँ पहुँचे कार्बन CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद ये वाला CH3, उसके बाद डबल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी चेक करिए 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। उसके बाद CH2, फिर से आ गया C, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लग गया, डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट CH2, उसके बाद यहाँ पे देखिए साइक्लोब्यूटेन रिंग बनी हुई है, CH, यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे कितने हैं, यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो फोर्थ क्या लगेगा, हाइड्रोजन। इसके बाद CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। और उसके बाद हम देखेंगे इसकी कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 बॉन्ड है, तो फोर्थ क्या लगेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दैट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इट इज द प्रोसेस of intermixing of orbitals to give new orbitals to that means जो orbitals होते हैं atomic orbitals, उनका intermixing करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करी जा सके। उसको बोलते हैं, उस फिनोमिना को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, इसका नाम है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रॉपर्टीज, जो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे कंसीडर करी जाएंगी, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स, के कैसे वो शेयरिंग करते हैं उससे ही उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 3 टाइप्स की है, sp3, sp2, sp3 सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हम क्या लेंगे, sp3 में एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन में हम देखेंगे कैसे इसकी बॉन्डिंग बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सेंट्रल एटम क्या है इसमें, कार्बन की हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, क्योंकि इसका नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इज 6, 1s2 2s2 2px1 2py1। यहाँ पे लिखते हैं हम 2p2, लेकिन हम इसको ओपन करके लिख रहे हैं xyz के अकॉर्डिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग 2px1 2py1। तो इसमें क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसके लिखेंगे इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं बाय पॉजिंग वीडियो। लेकिन ये अगर मैं आपको बोल के समझाऊंगी इतना इजीली समझ नहीं आएगा। मैं आपको डायग्राम के पास लेके जा रही हूँ और उससे आपको जो भी मैं बोलूँगी वो मैं इन पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है, आप बस इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैंने कार्बन की ग्राउंड स्टेट लिखी हुई है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी में कार्बन की एक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखी हुई है। इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। उसके बाद हायर एनर्जी, ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। हायर एनर्जी 2s की होगी तो वहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 2p में कितने हैं, 2px 2py एंड 2p जो z है वो ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल है। उसके बाद जब एनर्जी इसको दी जाएगी तब क्या होगा, जो ये 2s ऑर्बिटल का, क्योंकि इससे बिल्कुल नज़दीक कौन सा ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 2pz में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब क्या करेंगे हम, इन 2s और 2p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। कैसे मिक्सिंग होगी, ऐसे उनकी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की जाएगी कि सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाएगी, इक्विवेलेंट एनर्जी हो जाएगी, जिनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे देखिए मिक्सिंग करने के बाद इन सभी की जो एनर्जी होगी वो सेम हो जाएगी। इसमें अगर हम करैक्टर की बात करें कि कितना sp3 में s करैक्टर कितना है, p करैक्टर कितना है, तो यहाँ पे एक पार्ट जो है 100% में जो एक पार्ट है वो s के पास है, तो मतलब 25%, बाकी 3 पार्ट्स मतलब कि 75% किस करैक्टर है, p करैक्टर इसका 75% होगा। तो हमने बात करी थी 2s की और 2p, तो हमें इसका दिखाना है हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले 2s ऑर्बिटल, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकली होता है इन ऑल एक्सिस, दिस इज 2x एंड 2p ये y ऑर्बिटल है, दिस इज 2pz ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं।
और इसकी अगर आपको फिर से इसको रिवाइज करना है तो मेरी लास्ट वीडियो है, उसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को क्लियर किया है, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। sp3 ऑर्बिटल ये जो मिक्सिंग होने के बाद ऑर्बिटल्स नए बनते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो दोनों लोब्स हैं वो सेपरेटेड होती हैं बाय नोड, इसको बोलते हैं नोड। ये दोनों लोब्स इसकी सेपरेट है बाय नोड। देखिए इसमें भी हर केस में देखिए ये जो सेपरेट की गई है बाय द नोड। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो p ऑर्बिटल है उसमें जो एक लोब है उसका साइज बड़ा है और दूसरी का साइज कम है। तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड इस टाइप से मतलब बनता है, ऐसे वे से बनता है कि जो ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो और इजीली बन सके, मतलब कि मोर स्टेबल हो। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, यहाँ पे देखिए s ऑर्बिटल, p3 ऑर्बिटल 1 2 3 4, मतलब ये टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर के कॉर्नर्स में ये एटम्स पड़े हैं p ऑर्बिटल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो इसका एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। इसका एंगल होता है 109.5 डिग्री। और इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर। तो इसके बाद हम इसकी अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं। sp3 ऑर्बिटल हैव टू लोब्स विद अनइक्वल साइज, इट इज सेपरेटेड बाय द नोड, इट इज नोन एज नोड। p ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिफरेंस ही उसमें क्या है कि वहाँ पे जो लोब्स हैं वो बहुत, एक लोब दूसरी लोब से बहुत स्मॉल होती है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सच ऑर्बिटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ऑर्बिटल्स डायरेक्टली टूवर्ड्स कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन, इसके लिए उसकी जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 होता है। और जो बॉन्ड कार्बन और इसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है वो सिंगल बॉन्ड, दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। और द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन कार्बन, ये जो कार्बन कार्बन में बीच में जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 154 पिकोमीटर। एंड उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 348 किलोजूल पर मोल। उसके बाद बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें जो CH बॉन्ड्स होते हैं वह टोटल 6 बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इथाइलिन में और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इतने हाइड्रोजन्स के लिए बॉन्ड्स नहीं है, इतने हाइड्रोजन्स नहीं है ताकि 6 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। इसमें क्या होता है, 2s ऑर्बिटल जो कार्बन का है ये हाइब्रिडाइज्ड होता है विद ओनली 2 ऑफ द 3 2p ऑर्बिटल्स। मतलब 2p ऑर्बिटल्स में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं 2px 2py 2pz, उसमें सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। और s ऑर्बिटल कौन सा होगा कार्बन का, 2s ऑर्बिटल जो इसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग एंड 1s2 2s2 2p2 है। लेकिन यहाँ पे जब एनर्जी इसको दी जाएगी एक्साइटेड स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 2pz में जाएगा। लेकिन जब मिक्सिंग की जाती है 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स की, तब क्या होता है कि s और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, लेकिन एक जो ऑर्बिटल है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, वो अनहाइब्रिड बच जाता है। 3 ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड, 3 ऑर्बिटल्स ये हाइब्रिडाइज हो रहे हैं और 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइड्स बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होते हैं। और ये जो ऑर्बिटल्स है स्पेस में, वो अगर उनके बॉन्ड एंगल की बात करें, एक ही प्लेन में वो हाइब्रिडाइज होते हैं और 120 डिग्री से वो हाइब्रिडाइज होते हैं, मतलब उनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री। और इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में s ऑर्बिटल, दिस इज px ऑर्बिटल एंड py ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, pz ऑर्बिटल इट रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइज होने के बाद इनमें जो इंटरमिक्सिंग होती है लॉन्ग x y z एक्सिस आप देख सकते हैं, उसके बाद एक ही प्लेन में जब इन ऑर्बिटल्स की एक्साइटेड स्टेट में, ये है ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट में जब जंप करता है तो एक्साइटेड स्टेट के बाद जब हम इसकी हाइब्रिडाइज होने की इंटरमिक्सिंग की जाती है तो उसमें देखिए आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल बनती है, एक दिस इज ट्रायंगल, एक ट्रायंगुलर शेप बनती है जिसका एंगल क्या है 120 डिग्री है एंगल। और ये जो आपस में
ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री में पड़े हैं। इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप अरेंजमेंट बनाते हैं, मतलब इनका प्लेन सेम है। इस एंगल से हमें शो होता है कि ये प्लेन सेम है। तो अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, जो दो हाइब्रिड, यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, द 2sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। मतलब एक s ऑर्बिटल और px एंड py ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज होते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनता है। जो एक ऑर्बिटल बच जाता है जो हाइब्रिडाइज नहीं होता है, इफ रेस्ट ऑफ sp2 hybridized on each carbon overlap then with the hydrogen atom, then क्या बनता है बॉन्ड, वो अनहाइब्रिडाइज बच जाता है। इसका मतलब है जो pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज बच जाता है ऑन दोनों कार्बन के लिए, और वो दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो p ऑर्बिटल साइड वाइज अगर ओवरलैप होते हैं, जो पैरेलल है, अगर वो ओवरलैप होते हैं तो क्या बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इससे एक बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड बॉन्ड लेंथ, उनमें डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा 134 पिकोमीटर। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या था, 154। आपके लिए एक इजी समझने के लिए डायग्राम है। कार्बन और कार्बन के बीच जो आपस में बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और क्योंकि कार्बन के पास उसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होता है और दो जो ऑर्बिटल्स हैं 2p ऑर्बिटल्स, जो दो ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बॉन्ड तो उनका बन जाता है कार्बन के साथ, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ये जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के साथ 2s ऑर्बिटल के साथ पार्टिसिपेट करता है और दूसरा भी दूसरे हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली फॉर अदर कार्बन, एक बॉन्ड तो वो दूसरे कार्बन के साथ बना लेता है और बाकी जो 2 बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन के साथ बनते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा बॉन्ड है, ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, मतलब 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज ओवरलैप विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। और ये है सिग्मा बॉन्डिंग। अगर पाई बॉन्डिंग की बात करें, पाई बॉन्डिंग में ये तो मैंने अभी नहीं बनाए हैं क्योंकि हमने सिग्मा बॉन्ड की बात कर ली, ये सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड की, तो मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल सिर्फ पाई बॉन्ड के दिखाए हैं। ये 2pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, एक दूसरे के पैरेलल है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है। लेकिन अगर ये साइड वाइज ओवरलैप करें तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक ही प्लेन में, जो ओवरलैपिंग होती है वो एक ही प्लेन में होती है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। ये जो अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो ये 2 हाइड्रोजन जो डार्क शेडेड हैं वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होंगी, और ये क्या होंगी, ये फार अवे फ्रॉम द, इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मतलब ये जो प्लेन है उस प्लेन के पीछे, मतलब कि ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होंगी, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हाइड्रोजन प्लेसमेंट है। अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp का मतलब 2s ऑर्बिटल एंड ओनली 1 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, दे आर हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप टू गिव sp बॉन्ड फॉर्म्ड। मतलब इसमें sp का मतलब क्या है, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल अगर दोनों ओवरलैप करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2px 2py 2pz है, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि 1s ऑर्बिटल 1s2 2s2 2p2 है और एक ऑर्बिटल वेकेंट है। जब ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में आएगा तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जैसा कि हमने sp2 और sp3 में डिस्कस किया। जब इन दोनों ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया जाएगा तब देखिए यहाँ पे 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और बाकी 2 2py या 2pz या फिर कोई भी 2 ऑर्बिटल ये अनहाइब्रिडाइज्ड बच जाते हैं। तो अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, अगर इसकी बात करें, देखिए s ऑर्बिटल और एक सपोज कीजिए px ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग दिखाई है और इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो इट इज 180 डिग्री। ये एंगल 180 डिग्री बन रहा है। अगर अब हम बॉन्डिंग की बात करें, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज सिग्मा बॉन्डिंग। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक
बॉन्ड जो है p ऑर्बिटल वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, दूसरे कार्बन का भी हाँ जो 2px ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। लेकिन जो y और z ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। देखिए यहाँ पे 2py बनाया गया है, ये भी 2py है, अनहाइब्रिडाइज है। ये है 2pz, दूसरे कार्बन का ये है 2pz। लेकिन अगर ये इस कार्बन का 2py ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के 2py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे तब क्या बनेगा, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैप है तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन का 2pz ऑर्बिटल ये वाला अगर बॉन्ड बनाए, ओवरलैप करे साइड वाइज द 2pz ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन, देन पाई बॉन्ड ऑल्सो फॉर्म। मतलब जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, तब क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अदरवाइज कार्बन कार्बन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और बाकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जितने भी हैं सारे क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनके बीच में क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ एसिटाइलिन। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, दिस इज वेरी स्टेबल बॉन्ड एंड दिस इज वेरी अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब वीक बॉन्ड बना रहा है, दिस इज वेरी वीक बॉन्ड, द पाई बॉन्ड आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। अगर हमने ये जो तीनों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हैं, अगर हम इसकी समरी पढ़ते हैं, इथेन में क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसके पॉइंट को नोट कर लीजिए। जो मैंने अभी बोला है वो सारा मैंने इस पॉइंट्स में नोट करके रखा है। आप इसको पढ़ के इजीली समझ सकते हैं कि ये डायग्राम किसके लिए बनाई, क्योंकि जब भी पेपर में आता है ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो हर बार पेपर में रिपीट होता है। तो जब भी आप इसके लिए डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन इसकी देनी होगी, क्योंकि अगर सिर्फ डायग्राम बनाते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो कंपाउंड क्या थे, इथेन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन। इथेन में क्योंकि सिंगल बॉन्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp। बॉन्ड एंगल की बात करें इसमें 154, इसमें 134 था और sp में 120 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल 109.5 क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, इसमें ट्रायंगुलर है और इसमें लीनियर है तो 180 डिग्री। और बॉन्ड की ये सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड थे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपको बताना है परसेंटेज बताना है एस एंड पी करैक्टर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। sp2 में देखिए इसमें एक पार्ट एस करेक्टर और दो पार्ट क्या है, पी करेक्टर है। टोटल कितनी पावर है, 1+2, मतलब 3 पार्ट है। 100 का 3% करेंगे तो एक पार्ट, इसमें एक पार्ट 33.33% एस करेक्टर और बाकी दो पार्ट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ तो ये 66.67% जो है पी करेक्टर आएगा। आपके बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इन ई ऑफ ईच कार्बन इन द गिवन कंपाउंड। इसमें देखिए अगर सिंगल आपको पहचान इजी हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन के साथ है तो आप लिखेंगे sp3, डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखोगे sp। एक ट्रिक है जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं, जो सिंगल बॉन्ड है आपको वहाँ पे 3 लिखना है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे आपको 1 लिखना है, sp ओनली। जहाँ पे 3 है ऑलरेडी बॉन्ड वहाँ पे आप 3 नहीं लिखोगे। डबल के लिए तो डबल के लिए सिर्फ डबल ही लिखोगे। ये आपको एक ट्रिक है जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, इस कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल के लिए क्या लिखोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो आप किसको प्रेफर करोगे, इस बॉन्ड को। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो तो जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजिंग है उसको आप प्रेफर करोगे। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए सिंगल भी है ट्रिपल तो आपके इसको प्रेफर करोगे ट्रिपल बॉन्ड को। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ सिंगल है तो sp3, इसके लिए भी सिंगल तो sp3। सेम केस यहाँ पे कार्बन की दिखानी है तो कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है सिंगल तो आप डबल बॉन्ड देखोगे sp2। सेम यहाँ पे sp2 यहाँ पे भी sp2, ये सिंगल है तो sp3। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ सिचुएटेड है sp3, यहाँ पे ट्रिपल तो sp, यहाँ इसके लिए भी ट्रिपल बॉन्ड है ये वाला तो sp, इसके लिए ये ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए भी ये ट्रिपल तो sp। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो sp3।
आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, टर्मिनल क्वेश्चन। गिव ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एलीन। एलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। 3 कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ सिचुएटेड होते हैं तो उसको बोलते हैं एलीन। अगर हाइड्रोजन की बात करें, इसकी वैलेंसी 1 2, 2 क्या लगे? हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसके लिए 1 2 और बाकी 2 हाइड्रोजन लग गए। तो यहाँ पे जो टर्मिनल यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन्स, उनकी हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करें वो sp2 है। इस कार्बन के लिए sp2, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिड, दोनों टर्मिनल कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। और जो सेंट्रल है, सेंट्रल के लिए क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसको हाफ हाफ करके देखें तो हम इसको कंसीडर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सेंट्रल कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। बाकी जो 2p ऑर्बिटल इस सेंट्रल एटम के लिए, जो बाकी 2 ऑर्बिटल होंगे वो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे और वो ओवरलैप करेंगे साइड वाइज टू गिव पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए कार्बन, ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये जो है 2p ऑर्बिटल हैं वो इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से ओवरलैप, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है उनमें रिपल्शन आएगी। रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है वो ट्विस्ट कर जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पाई बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल एंड इट शुड बी राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब इन दोनों को एक दूसरे के राइट एंगल पे होना चाहिए। तो अगर हम प्लेन की बात करें, एक जो टर्मिनल है यहाँ पे अगर प्लेनर में है तो दूसरा कार्बन इससे क्या होगा? इसके साथ वो राइट एंगल पे होगा। इसका मतलब जो एक ऑर्बिटल का टर्मिनल ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे के लिए क्या है? राइट एंगल पे होंगे। और सिर्फ ऑर्बिटल्स ही राइट एंगल पे नहीं है, बल्कि जो पूरे का पूरा मिथाइलिन ग्रुप है वो ही पूरा परपेंडिकुलर है फॉर दिस सेंट्रल कार्बन एटम के लिए। तो इसके साथ हमने हाफ पार्ट इस आपके फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आगे नॉमन क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। अभी तक हमने बॉन्डिंग पढ़ा है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट के लिए वीडियो आपको चाहिए तो आप वो सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।